आज जो आप सुनने वाले हैं वो किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है जो आपको स्कूल की किताबों में शायद कभी इतनी गहराई से नहीं बताई गई। सोचिए, आप एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो शांति का पैगाम लेकर पड़ोसी देश गए हैं, वहाँ गले मिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और उसी वक्त ठीक उसी पल उस पड़ोसी देश की सेना आपकी पीठ में छुरा घोंपने की एक खौफनाक तैयारी कर रही है। ये जो आप सुन रहे हैं ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली चौंकाने वाला हिस्सा तो अभी आने वाला है। फरवरी का महीना था, साल 1999। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी शांति का प्रस्ताव लेकर बस से लाहौर पहुंचे थे। पूरी दुनिया की नजरें टीवी स्क्रीन पर टिकी थी। सबको लग रहा था कि शायद दशकों पुरानी दुश्मनी अब खत्म हो जाएगी। लाहौर डिक्लेरेशन साइन हो रहा था, तालियां बज रही थी। पर क्या आप जानते हैं कि जब वहां शांति के कबूतर उड़ाए जा रहे थे, तब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ एक ऐसा खुफिया प्लान बना रहे थे जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा प्लान जिसका कोड नेम था ऑपरेशन भद्र। कारगिल, द्रास, बटालिक, ये वो इलाके हैं जहां सर्दियों में तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है। -40 डिग्री। एक मिनट के लिए सोचिए, आप अपने घर में रजाई के अंदर सर्दी से कांप रहे होते हैं, जबकि वहां हवाएं इतनी तेज होती हैं कि आपकी हड्डियां चीर दें। भारत और पाकिस्तान के बीच एक अघोषित समझौता था कि सर्दियों के वक्त दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी ऊंची पोस्ट खाली करके नीचे आ जाएंगी, क्योंकि वहां उस मौसम में जिंदा रहना इंसान के बस की बात नहीं थी। दोनों तरफ से ऐसा ही होता था, लेकिन धोखा ही तो इस कहानी की सबसे बड़ी बुनियाद है। जैसे ही भारतीय सेना सर्दियों में नीचे आई, पाकिस्तानी सेना के जवान कश्मीरी आतंकियों के भेष में उन खाली पोस्ट्स पर आकर बैठ गए। उनका टारगेट क्या था? उनका टारगेट कोई छोटी मोटी जमीन का टुकड़ा नहीं था। उनका टारगेट था नेशनल हाईवे 1A को पूरी तरह से काट देना। ये वो इकलौता रास्ता है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगर ये हाईवे कट जाता तो सियाचिन ग्लेशियर में बैठे हमारे हजारों जवानों का पूरे देश से संपर्क हमेशा के लिए टूट जाता। सोचिए, सियाचिन हमारे हाथ से निकल जाता और कश्मीर के मुद्दे पर भारत को ब्लैकमेल किया जाता। पर क्या उन्हें लगा था कि उन्हें कोई देख नहीं पाएगा? यहीं पर इस कहानी में एंट्री होती है एक आम इंसान की। ताशी नामग्याल, एक सीधा साधा बकरी चलाने वाला इंसान। मई की शुरुआत थी। ताशी अपनी एक गुम हुई याक को ढूंढते हुए पहाड़ों में काफी ऊपर चला गया। उसने दूर से जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। उसने देखा कि बर्फ के बीच कुछ लोग पत्थरों को तोड़कर बंकर बना रहे हैं। उन्होंने पठानी सूट पहने थे, लेकिन उनके पास कोई आम बंदूकें नहीं बल्कि हैवी मशीन गन और बर्फ वाले मिलिट्री स्नो बूट्स थे। अगर आप ताशी की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप चुपचाप वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग आते, या फिर अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी सेना को खबर करते? ताशी ने वही किया जो एक सच्चे हिंदुस्तानी को करना चाहिए था। उसने दौड़कर नीचे भारतीय सेना को इसकी भनक दी। शुरुआत में सेना को लगा कि शायद कुछ थोड़े बहुत आतंकी घुसपैठ कर गए हैं। एक छोटी सी पेट्रोलिंग पार्टी भेजी गई, लेकिन ये कोई छोटा मोटा इन्फिल्ट्रेशन नहीं था। आपको क्या लगता है ये कितने लोगों की बात थी? 100, 200? नहीं, असल में करीब 5000 पाकिस्तानी सैनिक हमारी चोटियों पर आकर बैठ चुके थे। और सबसे बड़ा एडवांटेज उनके पास था ऊंचाई का। वे 18,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे थे और हम नीचे घाटी में। और युद्ध का सबसे बड़ा और क्रूर नियम यही है, जो ऊपर है जीत उसी की होती है। लेकिन उन्होंने भारतीय सेना के खून के उबाल को बहुत कम आंका था। पर आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक ऐसी सच्चाई बतानी पड़ेगी जो आपका खून खौला देगी। कैप्टन सौरभ कालिया, एक 22 साल का लड़का जिसकी नई पोस्टिंग हुई थी। जब उन्हें पता चला कि कुछ लोग ऊपर चोटी पर हैं, तो वो अपनी 5 लोगों की छोटी सी पेट्रोल पार्टी के साथ ऊपर गए। वहाँ उन्हें घेर लिया गया और जिंदा पकड़ लिया गया। उसके बाद उनके साथ जो हुआ, क्या आप उसे सुनने की हिम्मत रखते हैं? 22 दिन तक उन्हें बंदी बनाकर रखा गया। उनके साथ वो बर्बरता हुई जो इंसानियत की सारी हदें पार कर देती है। सिगरेट से जलाया गया, हड्डियां तोड़ी गईं, और जब उनका शव भारत वापस आया तो उनके शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पर चोट का निशान ना हो। जब ये खबर देश में फैली तो पूरे देश की आंखों में आंसू थे, पर इन आंसुओं ने एक आग को जन्म दिया। एक ऐसी आग जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। 2 लाख से ज्यादा सैनिक मोबिलाइज किए गए। हमारे आर्मी चीफ जनरल VP मलिक ने साफ कर दिया था कि जब तक एक घुसपैठिए को खदेड़ नहीं देते, तब तक सेना चैन से नहीं बैठेगी। लेकिन चुनौती सिर्फ दुश्मन नहीं था, असली दुश्मन था वो पहाड़। तोलोलिंग की लड़ाई, ये वो चोटी थी जहां दुश्मन ने अपना सबसे मजबूत बेस बनाया था और यहां से हाईवे साफ दिखाई देता था। प्रॉब्लम ये थी कि दुश्मन तक पहुंचने के लिए बिल्कुल सीधी 80 डिग्री की चढ़ाई करनी थी। छुपने की कोई जगह नहीं। ऊपर से लगातार गोलियां बरस रही थी। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और इस मंजर की कल्पना कीजिए। आपको एक पहाड़ पर चढ़ना है जहाँ चढ़ते हुए आपके फेफड़े फट रहे हैं, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन ना के बराबर है। ठंड ऐसी कि खून जम जाए, और ऊपर बैठे दुश्मन के पास मशीन गन है जो आप पर अंधाधुंध फायर कर रही है।
आपका हर एक कदम सीधे मौत की तरफ बढ़ रहा है। कई दिनों तक हमारे जवान चढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन कैजुअलिटीज बढ़ती जा रही थी। तब एंट्री होती है राजपुताना राइफल्स के कर्नल MB रविंद्रनाथ की। एक ऐसा अटैक प्लान हुआ जिसने तोलो लिंक का इतिहास बदल दिया। रात के अंधेरे में हमारे जवान एक एक इंच पत्थरों के सहारे ऊपर चढ़े बिना कोई आवाज किए, और जब ऊपर पहुंचे और आमने सामने की जंग शुरू हुई तो वो भूखे शेर की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। 13 जून 1999 ये वो तारीख थी जब तोलो लिंक की चोटी पर भारत का तिरंगा लहरा दिया गया। ये पहली बड़ी जीत थी जिसमें पूरे युद्ध का मोमेंटम बदल दिया। दुश्मन हिल गया था, लेकिन असली खेल तो अभी भी बचा था। टाइगर हिल का नाम सुनते ही दुश्मन कांप जाता था। ये इस पूरे इलाके की सबसे ऊंची और सबसे अहम चोटी थी। इसे जीतना इतना आसान नहीं था, और यहीं पर इस युद्ध में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जो शायद किसी ने नहीं सोचा था। आसमान से मौत बरसने लगी। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया। मिराज 2000 और MiG-21 फाइटर जेट्स इन ऊंचे पहाड़ों के बीच, जहां हवा इतनी पतली होती है कि जेट्स के इंजन फेल होने का डर रहता है, वहां हमारे पायलट्स ने दुश्मन के बंकर्स पर लेजर गाइडेड बमों से सटीक निशाना लगाया। सोचिए, एक तरफ आसमान से एयरफोर्स आग बरसा रही थी और नीचे से बोफोर्स तोपें। जी हाँ, वही बोफोर्स तोपें जिन पर कभी इतने विवाद हुए थे। उस दिन उन तोपों ने आग उगलकर दुश्मन की चोटियों को धुएं और धूल के गुबार में उड़ा दिया। पर इस जंग की सबसे बड़ी रूह, इसकी सबसे बड़ी ताकत वो हथियार नहीं थे, वो ताकत थे हमारे ग्राउंड सोल्जर्स। कैप्टन विक्रम बत्रा, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये 24 साल का लड़का मौत की आंखों में आंखें डालकर हंसेगा। पॉइंट 5140 को फतेह करने के बाद जब उनसे उनके कमांडर ने रेडियो पर पूछा कि कैसा लग रहा है, तो उनका वो जवाब पूरे देश का नारा बन गया, ये दिल मांगे मोर। और उनकी वो बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। उन्होंने युद्ध में जाने से पहले अपने एक दोस्त से कहा था, या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या उस तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, पर मैं आऊंगा जरूर। और उन्होंने अपना वादा निभाया। पॉइंट 4875 पर एक भीषण लड़ाई में अपने साथी की जान बचाते हुए उन्होंने दुश्मन की गोलियां अपने सीने पर खा ली और अपनी जान कुर्बान कर दी। वहीं दूसरी तरफ बटालिक सेक्टर के खालूबार में थे लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। अपनी प्लाटून को लीड करते हुए उन्हें कंधे और पैरों में गोलियां लग चुकी थी, खून बह रहा था, लेकिन वो रुके नहीं। वो तब तक लड़ते रहे जब तक उन्होंने दुश्मन के बंकर तबाह नहीं कर लिए। इस अदम्य साहस के लिए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। या फिर जरा सोचिए योगेंद्र सिंह यादव के बारे में। टाइगर हिल फतेह करने के दौरान उनके शरीर में 15 गोलियां लगी थीं। 15 गोलियां। एक आम इंसान एक गोली लगने पर दर्द से तड़पकर बेहोश हो जाता है। उन्होंने अपने एक टूटे हुए हाथ को बेल्ट से बांधा और गोलियों से छलनी शरीर के साथ रेंगते हुए दुश्मन के बंकर में ग्रेनेड फेंका और अंदर घुसकर कुल्हाड़ी और निहत्थे हाथों से दुश्मनों को खत्म किया। ये कोई फिल्मी एक्शन नहीं था, ये हमारे देश की असलियत थी। ये युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जा रहा था, ये भारत के इतिहास का पहला ऐसा युद्ध था जिसे टेलीवाइज्ड किया गया था। हिंदुस्तान की जनता अपनी टीवी स्क्रीन्स पर सीधे युद्ध के मैदान की कवरेज देख रही थी। हर एक परिवार अपनी सांसें रोके खड़ा था, हर घर से दुआएं निकल रही थी। दरिया बहा था खून का, लेकिन हर एक कतरा ये चीख चीख कर बोल रहा था कि हम पीछे नहीं हटेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मच चुकी थी। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को वॉशिंगटन बुलाया और साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया कि अपनी फौज तुरंत वापस बुलाओ। पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका था। वो दुनिया से कह रहे थे कि पहाड़ों पर मुजाहिदीन है, लेकिन मरने वाले सैनिकों की जेबों से निकल रहे पाकिस्तानी सेना के आई कार्ड्स ने उनकी पूरी पोल खोल कर रख दी थी। लेकिन दुश्मन को अपनी मर्जी से वापस जाना ही नहीं था। उन्हें तो हमारी सेना ने खदेड़ कर रौंद कर बाहर निकाल फेंका था। जुलाई के पहले हफ्ते तक आते आते भारतीय सेना ने एक के बाद एक हर चोटी पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। 4 जुलाई को टाइगर हिल को पूरी तरह से वापस ले लिया गया। पहाड़ों की उन ठंडी हवाओं में बारूद की गंध के बीच भारत का तिरंगा एक बार फिर पूरी शान से लहराने लगा और अंततः वो दिन आया, 26 जुलाई 1999। इस दिन भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की। भारत ने अपने पूरे इलाके को घुसपैठियों से पूरी तरह आजाद करा लिया था। आज इस दिन को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। वो धोखा, वो साजिश, वो कड़कड़ाती ठंड और मौत की वो चढ़ाई, कुछ भी हमारे जवानों के हौसले को तोड़ नहीं पाया। 8000 फीट से लेकर 18000 फीट की ऊंचाई तक हमारे 500 से ज्यादा वीर सैनिकों ने अपने लहू से ये कहानी लिखी थी। उन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। अब जब सारे राज खुल चुके हैं, सारी सच्चाई आपके सामने है, तो एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा, अगर वो नौजवान उस दिन उस पहाड़ पर चढ़ने से मना कर देते, अगर वो मौत के डर से पीछे हट जाते, तो आज हमारे देश का नक्शा कैसा होता। आज के बाद जब भी आप तिरंगे को हवा में आजादी से लहराते हुए देखें, तो सिर्फ एक पल के लिए रुकिएगा, सोचिएगा उन बर्फ से ढके
ढकी चोटियों के बारे में। सोचिएगा उस 22 साल के लड़के के बारे में जो अपनी माँ से वादा करके गया था कि वो जल्द वापस आएगा। ये थी कारगिल की वो दास्तान जो हर हिंदुस्तानी के खून में बसी होनी चाहिए। अगली बार जब भी कोई आपसे पूछे कि असली हीरो कौन है, तो उन बॉलीवुड या क्रिकेट स्टार्स का नहीं, इन पहाड़ों का सीना चीरने वाले उन वीरों का नाम जरूर लीजिएगा। जय हिंद।